हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जब से ब्रह्मांड बना या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तब से मनुष्य की जो जिज्ञासाएं हैं, जब से मनुष्य ने ब्रह्मांड के बारे में जानना शुरू किया, तब से बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य हमेशा ही ब्रह्मांड और उसके रहस्यों के बारे में जानना चाहता है, लेकिन हमारी जो सीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं या फिर बहुत सीमित क्षेत्र तक ही जाती है। अभी हम अपने सौरमंडल के बारे में जानकारी पूरी तरह से एकत्रित नहीं कर सके हैं और हमें जानकारी पूरे ब्रह्मांड की भी एकत्रित करनी है। हमारा जो सौरमंडल है उसका जन्म कैसे हुआ, सौरमंडल में कौन कौन से अवयव मौजूद हैं, इसके अलावा अगर हम और छोटे स्तर पर आए, अपने ग्रह के लेवल पर आए, तो पृथ्वी और पृथ्वी का विकास, पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी, ये सभी आज भी एक तरह के रहस्य बने हुए हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए वैज्ञानिक समय समय पर कुछ रिसर्च, कुछ सैटेलाइट या फिर अंतरिक्ष में कुछ प्रोब भेजते रहते हैं। कुछ ऐसी ही एक खबर आज के इस टॉपिक से जुड़ती है, जहां पर एक क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड के भीतर उसके कंपोनेंट की जांच के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि पृथ्वी के अंतर्गत जो पानी मौजूद है, क्या वह इन एस्टेरॉइड्स के माध्यम से पहुंचा है या उसकी कोई और वजह हो सकती है। तो आज के इस डिस्कशन में हम इस पर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है वह है, क्या एस्टेरॉइड से पानी पृथ्वी पर आया था? हायाबुसा 2 मिशन। तो हायाबुसा 2 मिशन के अंतर्गत कुछ अध्ययन सामने आए हैं, जिसके बाद इस तरह की बातें कही जा रही हैं। खबर में ये बात लिखी हुई है, डिड एस्टेरॉइड्स ब्रिंग वाटर टू अर्थ? फाइंडिंग्स ऑफ द हायाबुसा 2 प्रोब एक्सप्लेन में इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आई थी। जो हमारे डायमेंशन रहने वाले हैं आज के टॉपिक से, उनको देखें। पहले जो हालिया शोध है जिससे जुड़ी खबर है उसको देखेंगे। हायाबुसा 2 मिशन से चूंकि जुड़ती है तो हायाबुसा 2 मिशन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शोध के क्या निष्कर्ष हैं, इसके अलावा जिस एस्टेरॉइड की बात की जा रही है उस एस्टेरॉइड का नाम क्या है, एस्टेरॉइड दरअसल होते क्या हैं, इन प्रश्नों को भी देखेंगे। ये जो अध्ययन है इसका क्या महत्व है, क्यों हम एक एस्टेरॉइड या फिर क्षुद्र ग्रह को जाकर के खंगाल रहे हैं, उसकी चट्टान के टुकड़े या मिट्टी के टुकड़े लेकर के आ रहे हैं। अंत में सवाल जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्तर पर आप लिखने का अभ्यास करेंगे। 2 सवाल होंगे। शुरुआत करें तो जीएस पेपर 3 से ये जो टॉपिक है वो जुड़ता है अंतरिक्ष और तकनीक से। तो पृथ्वी का जो इतिहास है, अगर इतिहास को हम जाकर के देखेंगे तो आज हमें जैसी पृथ्वी दिखाई देती है एक नीले रंग के ग्रह के रूप में, जहां पर पानी मौजूद है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, यानी 4.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी का स्वरूप ऐसा नहीं था। कैसा था फिर? वहां पर जो आज की सतह में हमें नीले रंग से पानी दिखाई देता है, वहां पर एक तरीके से ज्वालामुखी मौजूद थे और लावा बहता था पूरी सतह पर। फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई और इस स्वरूप में आ गई, ठीक है। लेकिन आज भी उसके भीतर का जो कोर है वो ऐसे अनुमान लगाए गए हैं, जो वैज्ञानिक आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अंदर का जो कोर है वो अभी भी लावा के रूप में है, एक तरीके से गर्म अवस्था में है, ठीक। लेकिन ऊपर की सतह ठंडी हो गई है और यहाँ पर हमें पानी दिखाई देता है। सवाल यह है कि जो पानी है यहाँ पर वो कैसे आया, इस पर आज का जो पूरा टॉपिक है वह बेस्ड है। तो एक शोध है जो नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित हुई है और ये शोध जापान के वैज्ञानिकों ने की है। जापान का ही एक मिशन था। तो जापान के वैज्ञानिकों ने एक बात कही, उन्होंने कहा है कि सौरमंडल के बाहरी किनारों पर से पानी और कार्बनिक पदार्थ हमारे ग्रह पर लाए गए होंगे या आए होंगे। तो आए कैसे होंगे? यह अनुमान लगाया गया है कि जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स होते हैं वो आकर के पृथ्वी से टकराए होंगे। तो उनकी टक्कर के बाद उनमें मौजूद जो रसायन रहे होंगे या कार्बनिक पदार्थ रहे होंगे वो आकर के पृथ्वी की सतह पर मौजूद हो गए, ठीक। तो हमारा जो पूरा सौरमंडल है वो कुछ इस तरह से मौजूद है और ऐसा कहा गया है कि जो बाहरी सौरमंडल में मौजूद एस्टेरॉइड्स है वो आए होंगे पृथ्वी तक और टकराए होंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे। तो शोध में क्या क्या बातें हैं? शोध में एक बात है कि जाक्सा का नाम है इसमें, यानी जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसको कहते हैं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसने एक मिशन शुरू किया था काफी समय पहले जिसको कहा जाता है हायाबुसा 2। ये हायाबुसा 2 भेजा गया था ryugu नाम के एक एस्टेरॉइड के ऊपर, ठीक। और ryugu एस्टेरॉइड पर जाकर के इसने उसके कुछ नमूनों को एकत्रित किया। ये वापस आया पृथ्वी पर और उसके बाद शोध के लिए वैज्ञानिकों को वो नमूने दे दिए गए। तो लगभग 5.4 ग्राम चट्टान के टुकड़े और धूल ये लेकर के आया और दिसंबर 2020 में ये वापस लौटा।
तो रिसर्च चूंकि एक दिन में नहीं हो जाती, धीरे धीरे रिसर्च होती रहती है और उसके बाद जो अध्ययन है वो सामने आते रहते हैं। तो इसी तरह का एक अध्ययन नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ठीक, कुछ इस तरह के पार्टिकल्स लाए गए हैं, छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े। दिसंबर 2014 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। लगभग 6 साल की इस मिशन की यात्रा रही, उसके बाद ये वापस आया और ryugu नामक जो एस्टेरॉयड है उसका इसने अध्ययन किया। ठीक, कुछ इस तरह से ये दिखता था। चलिए अब इस मिशन के बारे में कुछ और जानकारी समझें। तो हायाबुसा 2 मिशन में एक इस तरह का जो मिशन में भेजा गया था, सैटेलाइट कहें या इस तरह का एक यान, लगभग एक फ्रिज के आकार का था। ठीक, इसमें इस तरह से सोलर पैनल लगे हुए थे जो कि इसको रिचार्ज करने के लिए। ठीक, और ये लगभग 2018 के आसपास वहां पहुंचा। तब जब वहां पर उतरा तो इसने एक तरह से यहाँ पर इसके एक मशीन लगी हुई है जिसको इम्पैक्टर कहा गया है। इम्पैक्टर की मदद से यहाँ पर इसने एक बुलेट को फायर किया और इसकी जो सतह है, सतह पर लगभग 10 मीटर का एक क्रेटर बना दिया और उसके बाद जो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े थे उनको कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद फिर पृथ्वी पर लौटा। और जब आया दिसंबर 2020 में तो बहुत सारे जो सैंपल्स थे हमारे लिए उपलब्ध हो सके और उन पर ही वैज्ञानिक अब रिसर्च कर रहे हैं जिसके बारे में हम इस सेशन में पढ़ रहे हैं। इसलिए मिशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मिशन के बाद जो हमारे पास जानकारी आई है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह के कुछ अन्य मिशन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, तो शोध के अगर हम निष्कर्षों को देखें तो पहली बात तो ये कि जो सौरमंडल है हमारा, उसकी शुरुआत कैसे हुई, सौरमंडल के समय में कौन कौन से तत्व मौजूद थे। चूंकि जो क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉइड्स हैं ये उस समय से मौजूद हैं और इनमें बहुत बड़े बदलाव भी नहीं हुए हैं बाकी ग्रहों या फिर बाकी चीजों की तरह। तो इसलिए इनके अंतर्गत मौजूद जो चट्टानी संरचना है वो हमारे अध्ययन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज के समय में जो उनके चट्टान के अंतर्गत जो भी उसमें अवयव या खनिज या फिर मिनरल्स या फिर पानी अगर मौजूद है तो उसका स्ट्रक्चर हम मैच करा करके देखते हैं कि पृथ्वी की संरचना से कितना मिलता जुलता है, या उसकी शुरुआत अगर वहां पर जैसी रही होगी वैसी ही शुरुआत पृथ्वी के स्तर पर भी रही होगी। तो जो बहुत वैल्यूएबल सामग्री है उसका अध्ययन किया जा रहा है। दूसरा, जो नमूने हैं वो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुराने हैं, जो मिले हैं वो काफी समय से मौजूद हैं। और हालिया रिसर्च से पता चला है कि उसके अंतर्गत एमिनो एसिड मौजूद है जो कि जीवन की इकाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर आज के समय अमीनो एसिड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें तो मानव के अंतर्गत भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण है, हार्मोन्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। अमीनो एसिड का बेसिक कार्य क्या है? प्रोटीन के निर्माण में। ठीक, दूसरा एनर्जी का सोर्स है, तीसरा मसल बिल्डिंग में काम आता है। तो अमीनो एसिड बहुत महत्वपूर्ण है आज के जीवन के फॉर्मेशन में। तो वहां पर पता चला कि अमीनो एसिड भी इसमें है जो कि अंतरिक्ष में ही कहीं पर निर्मित हुआ होगा। ठीक, इसकी संभावना जताई गई है। तो हमारे ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। अब और क्या जानकारी मिली? पहला ये कि पृथ्वी के पानी के मुख्य स्रोतों में से एक हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको एकमात्र स्रोत के रूप में मान लिया गया है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो भी स्रोत संभावित हो सकते हैं उसमें से एक स्रोत ये भी हो सकता है। दूसरा, इसके जो कण हैं वो कार्बनिक पदार्थों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अलावा जो कणों की संरचना है वो भी पृथ्वी पर पानी से संबंधित जो हमारे पास एविडेंस है उससे मिलती जुलती है। हालांकि केवल एकमात्र नहीं कहा गया है, यानी पृथ्वी पर पानी और जैविक पदार्थों का वितरण वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय बना रहता है। मतलब कुछ वैज्ञानिक इस थियोरी के सपोर्ट में है, क्योंकि एक थियोरी ही है जो दी जा रही है कि ऐसा रहा होगा, और बाद में उस थियोरी को जैसे जैसे सबूत मिलते जाएंगे उसको मान्यता मिलती जाएगी। कुछ वैज्ञानिक इसके सपोर्ट में है, कुछ वैज्ञानिक कुछ दूसरी तरह की थ्योरी को मानते हैं। ठीक, एक शोधकर्ता है जिन्होंने कहा है, इसको अगर पूरा समराइज करें इस रिसर्च को, तो व्यापक अर्थ में यह संभव है कि छोटे के जो खगोलीय पिंड हैं वो ऐसी चीजें लाए जो पृथ्वी पर पानी और जीवन का कारण बनी। उनका ऐसा मानना है कि इस तरह के जो भी खंड आकर के पृथ्वी से टकराए होंगे उस समय इनसे भी कई तरह के जैविक पदार्थ पृथ्वी के अंतर्गत आए होंगे। ठीक, ये इसकी रिसर्च है। अब बात करें कि स्टेरॉइड्स आखिर क्या होते हैं जिस पर इसको भेजा गया है। तो स्टेरॉइड से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी, पहला तो ये एक तरह के चट्टानी पिंड है, यानी चट्टान से बने हुए हैं। ठीक, दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? क्षुद्र ग्रह। अगर यही पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा कर रहे होते
तब फिर हमने एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह ना कह करके एक तरीके से उपग्रह कह रहे होते, या फिर उस ग्रह का सैटेलाइट कह रहे होते, जैसा हमारा चंद्रमा है। ठीक, लेकिन ये चूंकि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं बाकी ग्रहों के समान, लेकिन बहुत छोटे हैं साइज में, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉइड। तो ग्रहों की तुलना में छोटे हैं, इसलिए इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। तो नासा का अनुमान है कि लगभग 9,94,383 ज्ञात एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं, और 4.6 अरब साल पहले सौरमंडल के गठन के इन्हें अवशेष माना गया है, कि जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा होगा उस समय निर्माण के दौरान जो अवशेष बचे ग्रहों के बन जाने के बाद, वो अब ये अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। ठीक, अब अगर इनके टाइप की बात करें, वर्गीकरण की बात, तो इन्हें 3 प्रकार का माना गया है। ठीक, पहले वो हैं जो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच की जो बेल्ट है, ठीक, जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसके अंतर्गत मौजूद हैं, पहले टाइप के। तो इसमें भी ऐसा माना गया है कि लगभग 1.1 से 1.9 मिलियन एस्टेरॉइड्स यहाँ पर घूम रहे हैं, ऐसा अनुमान है नासा का। दूसरे टाइप के कौन है, दूसरे टाइप के हैं ट्रोजन्स। ठीक, ट्रोजन्स क्या होते हैं, ट्रोजन्स ऐसे एस्टेरॉइड हैं जो किसी बड़े ग्रह के साथ, तो उसी के साथ उसका जो परिक्रमा पथ है उसके साथ सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए कोई यहाँ हो सकता है, कोई यहाँ हो सकता है। तो अभी तक जिसकी जानकारी मिली है उसमें मंगल के अंतर्गत, दूसरा जुपिटर, तीसरा नेपच्यून, इनके अंतर्गत जो खोजे गए हैं, तो पता चला है कि कुछ ऐसे ट्रोजन्स हैं जो इनकी जो परिक्रमा पथ है उसके अंतर्गत मौजूद हैं। ठीक, और तीसरे प्रकार के जो हैं उन्हें कहते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स या फिर NEA, जो पृथ्वी की कक्षा है उसके अंतर्गत घूम रहे हैं। पृथ्वी का ये वाला पाथ जो सूर्य के अंतर्गत परिक्रमा कर रही है, इसी के साथ घूम रहे हैं। तो कई बार पृथ्वी के बहुत निकट भी आ जाते हैं। ठीक, कुछ ऐसे हैं जो पृथ्वी की कक्षा को पार करने वाले होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अर्थ क्रॉसर्स, उसी कक्षा के बीच में आ जाते हैं। ठीक, दूसरे लगभग 10,000 से अधिक है इनकी संख्या। इसके अलावा एक कैटेगरी और बनाई गई है PHA, यानी संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह, यानी पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉइड्स। लगभग 1400 से अधिक ऐसे एस्टेरॉइड्स मौजूद होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है, जो पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरते हैं। खतरनाक इसलिए भी है कि ऐसा हो सकता है कभी क्या करके पृथ्वी से टकरा जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक, अब अगर हम रियुगु की बात करें तो रियुगु को PHA के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, रियुगु की खोज हुई थी 1999 में, और 2015 में माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा इसका नामकरण किया गया था। पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर ये दूर है, और हायाबुसा 2 को इस तक पहुंचने में 42 महीने का समय लगा। ठीक, उसके बाद रिसर्च हुई और अब वो वापस आया। ठीक है, इसके अलावा जो क्षुद्रग्रह हैं वो सौरमंडल के सबसे पुराने खगोलीय पिंड तो हैं ही, साथ ही ग्रहों, सूर्य के निर्माण और इतिहास के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं। हमने देखा ही कि उनके जो अवयव हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, तो अध्ययन इनका जरूरी है। इसके अलावा पृथ्वी से टकरा सकने वाले जो क्षुद्रग्रह हैं, एस्टेरॉइड है, उनकी तलाश भी की जाती है। अगर कोई सवाल ये पूछे कि वैज्ञानिक इनको क्यों खोजते रहते हैं, क्यों इनके बारे में जानकारी जुटाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई क्षुद्रग्रह इतना नजदीक आ जाए पृथ्वी के कि हमें उसके बारे में जानकारी ना हो, इसलिए पहले ही इस तरह के जो भी एस्टेरॉइड्स हैं उनके बारे में जानकारी कलेक्ट की जाती रहती है। चलिए, अब एक महत्वपूर्ण बात और है, एक मिशन है ओसाइरिस रेक्स, जो कि नासा का मिशन है। तो जैसा हायाबुसा 2 मिशन इस रियुगु क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉइड के लिए शुरू किया गया था, वैसे ही जो ओसाइरिस रेक्स है इसको बेन्नु के लिए शुरू किया गया है। बेन्नु नाम का एक एस्टेरॉइड है। ठीक, तो अक्टूबर 2020 में इसने नमूने एकत्र किए थे, और संभावना है कि 2023 तक ये पृथ्वी पर इन नमूनों को लेकर के लौट आएगा। तो बेन्नु जैसे जो क्षुद्रग्रह हैं उनके अध्ययन में वैज्ञानिकों की रुचि रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि अरबों सालों में इसके गठन के बाद भारी बदलाव नहीं हुए हैं। जब से गठित हुए तब से बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं। इनकी प्रॉपर्टीज लगभग वैसी ही बनी हुई है जैसा ये पहले थे। ठीक, इसके अलावा सौरमंडल के जन्म से पहले के रसायन और चट्टाने भी इनमें शामिल हैं, जब शुरुआत में सौरमंडल का निर्माण हो रहा था। इसके अलावा ये अपेक्षाकृत पृथ्वी के करीब है। कौन? बेन्नु। बेन्नु की बात करें तो बाकी की तुलना में पृथ्वी के काफी नजदीक है। इस मिशन को थोड़ा सा अगर देखें तो जो बेन्नु मिशन है इसको 2016 में लॉन्च किया गया था, और 2023 तक ये पृथ्वी पर वापस लौटेगा। ठीक, अब पृथ्वी से इसकी जो दूरी है लगभग
4.5 लाख किलोमीटर ये दूर है, यानी काफी नजदीक बताया गया है। इसलिए ये जो ओसाइरिस रेक्स है इसको वेन्यू पर भेजा गया है। इसका जो साइज है लगभग 500 मीटर के आसपास है। अगर ये 200 मीटर से छोटा होता तो फिर जो इसके घूमने की गति है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती, फिर कोई भी इसमें उपग्रह को या फिर सैटेलाइट को वहां भेजना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। तो चूंकि ये 500 मीटर के आसपास है इसलिए ये थोड़ा धीमी गति से घूम रहा है, जिस पर जो अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन, वो आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है इस तरह के किसी मिशन का। ठीक, महत्वपूर्ण है, पृथ्वी पर वापस लाए हैं हम और इस संभावना की तलाश कर रहे हैं कि क्या पृथ्वी पर जो पानी है वो किसी एस्टेरॉइड से आया या फिर कुछ और वजहें रही होंगी। इसकी महत्वपूर्ण वजह यह भी है कि जो जीवन की तलाश है, एक समय ऐसा आ सकता है जब पृथ्वी पर जो मौजूद संसाधन है वो मनुष्यों के लिए पर्याप्त ना हो, या फिर अगर कभी मनुष्य जाति को पृथ्वी छोड़नी पड़े तो फिर कहीं और जीवन की संभावना हो सके। यही वैज्ञानिकों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है और प्रयास भी है। तो आज के सेशन को इसी के साथ हम विराम देते हैं। अब बढ़ें सवाल की तरफ। सवाल पहले प्रीलिम्स वाला देख लें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हायाबुसा 2 मिशन चीन की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया था। ठीक, पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा, क्षुद्र ग्रह ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ठीक, ध्यान देते रहिएगा इस स्टेटमेंट्स में क्या क्या बातें हैं। तीसरा, ओसाइरिस रेक्स मिशन नासा द्वारा शुरू किया गया है जिसमें बुध ग्रह के चट्टानी नमूने लिए जाएंगे। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी कथन सही नहीं है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब आपको देना है। अब मेंस का सवाल। तो क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? हमारे सौरमंडल के शुरुआती इतिहास की जानकारी में इनका अध्ययन किस प्रकार सहायक हो सकता है, चर्चा कीजिए। तो इसको 250 शब्दों में लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।